न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जी हाँ दोस्तों, अपने सीने में आग लगाइए और बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी में कूद पड़िए। जी हाँ, वक्त कम है और ऐसे में पढ़ना मेहनत करना आप लोग ज्यादा पड़ेगा ताकि बोर्ड एग्जाम में रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो सके। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन देखते हैं और इससे सवाल वाले एग्जाम में बनेंगे बनेंगे और बनेंगे। तो साइंस का मोस्ट टॉप इंपॉर्टेंट, ठीक है, आज तो ज्यादा लंबा लंबा आंसर वाला नहीं लाए हैं, सिर्फ छोटा सवाल आए हैं। आगे और अच्छे से सवाल आएंगे अगर आप लोग इसी प्रकार से वीडियो हर एक दोस्तों को पहुंचाते रहो तो। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि मुझे भी अच्छा लगे और पता तो चले भाई मेरे जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे दोस्त हैं वो पढ़ तो रहे हैं। चलिए देखते हैं सवालों को, क्या क्या सवाल है और वो एग्जाम में किस प्रकार कमाल मचाता है। तो सबसे पहला सवाल है जो कि बहुत आसान है, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक लिखिए। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक बुलाई क्या होगा? तो देखो, और 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना विद्युत आवेश होता है? तो विद्युत आवेश का जो ऐसा मात्रक होता है मेरे भाई, वो होता है कूलम। क्या होता है? कूलम, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, सी से लिखते हैं। ठीक, तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन पर दोस्तों 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। कितना? -19 कूलम, याद रखना। ठीक है, एग्जाम में कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने आपको बताया। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्ट मीटर का प्रयोग कौन सी भौतिक राशि मापने में किया जाता है? वोल्ट मीटर, और इसे विद्युत परिपथ में किस तरह से संयोजित करते हैं? देखो, वोल्ट मीटर का प्रयोग दोस्तों विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। विभवांतर मतलब वोल्टेज, तो वोल्ट मीटर है तो वोल्टेज ही तो नापोगे। ठीक है, तो ऐसा भी पूछ सकता है विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो विभवांतर मापने के लिए भाई वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? वोल्ट मीटर का। और इसे अगर परिपथ में जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे मेरे भाई? तो इसको जोड़ेंगे हमेशा समांतर क्रम में, जिसको पार्श्व क्रम भी बोलते हैं। ठीक है, तो इससे विद्युत परिपथ में हमेशा पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। मतलब इस प्रकार से, मान लो ये परिपथ है, ठीक है, यहाँ पर अगर आपको वोल्ट मीटर लगाना तो इस प्रकार से आपको पार्श्व क्रम में लगाना पड़ेगा। वहीं यहाँ पर इस प्रकार से लगाओ। वहीं अगर आमीटर लगाते हो ना तो श्रेणी इस प्रकार से डायरेक्ट यहीं सी में परिपथ में ही डायरेक्ट जोड़ते हैं आमीटर। तो आमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को हमेशा पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये होता है पारा। ठीक है, पारा, मरकरी जो बोलो, तो ये पारा हो गया, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। याद रखना, ये कमरे के ताप पर लिक्विड में होता है, यानी द्रव अवस्था में होता है। वहीं अगर अधातु आपसे पूछेगा तो क्या बोलोगे भाई? अधातु पूछा तो लिख दो मेरे भाई, ये होगा ब्रोमीन। क्या होगा? ब्रोमीन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एल्काइन का सामान्य सूत्र लिखिए। एक सवाल इससे जरूर छपेगा, ध्यान से देखो इसको। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र जो होता है मेरे भाई, देख लो, CnH2n-2। ठीक है, एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है क्या होता है? CnH2n-2। आपको एल्केन का भी पूछ सकता है, एल्किन का भी पूछ सकता है। तो एल्केन का सुन लो, एल्केन का होता है CnH2n, ठीक है, और प्लस में 2, H2n+2। ठीक है, अगर एल्किन का पूछे तो H2n+2 और एल्किन का पूछे तो क्या हो जाएगा? याद रखो, CnH2n हो जाएगा। CnH2n ये एल्किन का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, ये किसी भी तीनों में से कोई भी एक सवाल एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना है। अच्छे से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना था। ठीक है, जो उन्होंने आनुवंशिकता का नियम दिया था, तो इसके आधार पर दोस्तों मटर के पौधे को चुना था। मटर के पौधे को लेकर उसमें रिएक्शन करवाया था, चाहे जो भी हो, उस प्रकार से इसमें मटर के पौधे को चुना था। एक जैव निम्नकरणीय पदार्थ का उदाहरण। जैव निम्नकरणीय मतलब भाई जो मिट्टी में मिल जाएगा, जिसको मिट्टी में मिला दोगे, मतलब जैसे कागज हो गया, लकड़ी, सूती कपड़े, सब मिट्टी में मिल जाएगा, गल जाएगा, तो ये जैव निम्नकरणीय होता है। कुछ ऐसे भी पदार्थ होता है जैसे प्लास्टिक हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या मिट्टी में नहीं मिलता है ना, सड़ता गलता नहीं है, तो जैव निम्नकरणीय नहीं होगा, पर्यावरण को क्षति पहुंचाएगा। जो जैव निम्नकरणीय होता है वो पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाता है। क्लियर। नेक्स्ट है, उत्पादक अपनी ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर होते हैं? उत्पादक यानी कि जो अपना भोजन खुद तैयार करता है। जैसे बोले सर हम लोग भी तो अपना भोजन खुद ही तैयार करते हैं। अरे नहीं भाई, हम लोग अपना भोजन खुद तैयार नहीं करते हैं, हम लोग तो किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। कुछ भी खाओगे तो पेड़ पौधों, जीव जंतु पर निर्भर रहते हो। ठीक है, लेकिन तो यह देख सकते हो, उत्पादक अपनी ऊर्जा के लिए जैसे जल, सूरज का प्रकाश, क्लोरोफिल तथा कार्बन डाइऑक्साइड इस पर निर्भर रहता है। क्यों? इन सब का प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, आप लोग जानते होंगे, पेड़ पौधे करते हैं, तो पेड़ पौधे भी उत्पादक ही हैं। कुछ ऐसे छोटे छोटे जीव कीटाणु भी होते हैं जो ये काम करते हैं, तो ये जो भी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उत्पादक। तो उत्पादक अपनी ऊर्जा के लिए जल का, सूरज के प्रकाश का, क्लोरोफिल का, कार्बन डाइऑक्साइड का, मतलब जो जो प्रकाश संश्लेषण में चाहिए वो सारा चीज का यूज करता है। अगला प्रश्न है, 1 एम्पियर की परिभाषा आपको लिखने बोला है। तो 1 एम्पियर की परिभाषा लिखिए और किसी भी परिपथ में अगर धारा की गणना करने बोला है, 500 कूलम आवेश दिया है, 10 मिनट का समय दिया है, तो याद रखो एम्पियर किसका होता है? ऐसा मात्रक धारा का। तो याद रखना, धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। पूछा इसका परिभाषा लिखिए, तो I बराबर क्या होता है? सुनो, I बराबर होता है Q/T। ठीक है, तो इसका परिभाषा 1 एम्पियर कब होगा? यानी कि ये 1 एम्पियर कब होगा? जब आपका यहाँ पर 1 कूलम का आवेश होगा और समय भी कितना लगेगा? 1 सेकंड का। ठीक है, तो 1 कूलम पर सेकंड बोल सकते हैं। तो जब आवेश का मान 1 कूलम कितना? 1 सेकंड में, तो वही लिखा हुआ है। देखिए, जब किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उसे 1 एम्पियर विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है,
समझ गए? समझ गए? कोई दिक्कत? अब पूछा है कि 500 कूलम आवेश 10 मिनट में इससे होकर गुजरता है, तो इसमें धारा की गणना करने बोला है। तो हमको पता है Q कितना देख सकते हो, Q दिया 500 कूलम, समय कितना दिया है, T बराबर 10 मिनट है, इसको सेकंड में बदलोगे तो भाई 60 से गुना कर देना, ये 600 सेकंड हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा भाई, 600 सेकंड हो जाएगा। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है धारा। तो I इक्वल टू सीधा सीधी कर देना Q बटा T, दैट इज 500 बटा Q हो गया 500 और T हो जाएगा 600, भागना 0 0 खत्म, और ये 6 8 48 0.84 समथिंग आंसर आएगा इसका एम्पियर में। ठीक है, नेक्स्ट बोला है निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए, किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है। ठीक है, देखो आंसर में आपको नहीं दिखा, तो आंसर थोड़ा सा मिसप्रिंट किया हुआ है। तो किसी भी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी ये तार है, ठीक है, ये मोटा तार है जिसका क्षेत्रफल ज्यादा है, देख सकते हो मोटा है। एक पतला तार है, देख सकते हो इसका क्षेत्रफल कम है, पतला है, देख सकते हो क्षेत्रफल इतना ही इतनी सा है, ये इतना मोटा है। तो बताओ किसमें धारा आसानी से जाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है दिमाग बोलेगा क्या सर ये मोटा तार इसमें जाएगा, तो बिल्कुल सही बात, ये मोटा तार है, आसानी से धारा बहेगा, कौन रोकेगा भाई। ये पतला तार है, आप लोग कभी पतला गली से जाओगे, जाओ बहुत भीड़ लग जाता है, वही एकदम चौड़ा गली से जाओगे, चौड़ा रास्ता होगा तो आराम से फुर करके निकल जाओगे। तो इसमें से भाई आराम से नहीं जा पाओ, क्योंकि पतला तार है ना, तो आराम से नहीं जा सकते हो, नहीं जा सकता है धारा। लेकिन इसमें मोटा तार है, आराम से धारा बहेगा, कोई रुकावट ही नहीं होगा इसमें, बल्कि इसमें रुकावट ज्यादा होगा। इसलिए सोच लो जो मोटा तार होता है उसमें प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब क्या, धारा बहने में जो रुकावट उत्पन्न होते है उसे ही तो प्रतिरोध बोलते हैं, और क्या है। तो प्रतिरोध सिंपल सा चीज है, धारा बहने में जो रुकावट उत्पन्न होते है उसे प्रतिरोध बोलते हैं। तो जो रुकावट उत्पन्न हो रही है भाई उसे ही तो प्रतिरोध बोल रहे हैं, और ये मोटा तार है, रुकावट कम है, इसलिए क्या आराम से धारा बहेगा, प्रतिरोध कम होगा। लेकिन ये तो पतला तार है, रुकावट ज्यादा है, यानी कि प्रतिरोध ज्यादा है। तो याद रखना, जो मोटा तार होता है प्रतिरोध कम होता है, जो पतला तार होता है प्रतिरोध ज्यादा होता है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध जो निर्भर करता है, सिंपल सा आप लोग याद रखना, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, अर्थात सर यानी कि तार की लंबाई पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो आपको दिखा दिया अभी, और रो मतलब सर पदार्थ की प्रकृति, अर्थात किस पदार्थ का तार बना हुआ है, किस प्रकृति का है, लोहा का है, तांबा का है, सोना का है, चांदी का है। भाई सोना का तार तो होता ही नहीं है, लेके भाग जाएगा। तो इस पर जो भी तार है आपको ऐसे, एक्चुअली अभी हम लोग तो ज्यादा एल्यूमिनियम का तार ही प्रयोग करते हैं ना, एल्यूमिनियम का, तांबा का, तो ये सब चीजें तो किस पर डिपेंड करता है। सबसे पहले तार, चालक तार की लंबाई, क्योंकि रो L बाई ए होता है, तो लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर, यानी कि ये देखो ये एरिया पर कितना एरिया है ये, और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, यानी इस पर। ठीक है, चलो आगे देखो। और एक सवाल आप लोग का है कि विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत इस्त्रियों के तापन अवयव जो होते हैं शुद्ध धातु के न बना करके किसी मिश्र धातु के ही क्यों बनाए जाते हैं। विद्युत टोस्टर मतलब जानते होंगे, एक स्क्रू ड्राइवर जैसा होता है, यहाँ इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पर लाइट जलता है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग चेक करते हो भाई यहाँ घुसा करके, ठीक है, बोर्ड में घुसा करके, तो ये टोस्टर होता है। और विद्युत इस्त्री मतलब क्या, इलेक्ट्रिक गल नहीं भाई, विद्युत इस्त्री मतलब होता है आयरन। ठीक है, तो ये क्या होता है, बोला शुद्ध धातु के ना बना करके मिश्र धातु क्यों बनाते हैं। सुन लो, शुद्ध धातु का जो गलनांक होता है ना मिश्र धातु से कम होता है, तो ये जल्दी गल सकता है भाई। तो अगर मान लो आप धातु से इस्त्री बना दिए, आयरन कर रहे हो कपड़ा को, खुद गल गया आयरन, तो कैसे काम होगा, नहीं ना होगा। इसलिए मिश्र धातु करते हैं ताकि ये जो है जल्दी गले नहीं, भाई गलेगा नहीं तब तो आयरन कर पाओगे। ठीक है, विद्युत टोस्टर भी लाइट जलता है तो गर्म होकर वो गल सकता है, फिर काम नहीं करेगा वो, तो इसलिए वहां पर मिश्र धातु देते हैं। तो यही चीज दिखा है कि विद्युत टोस्टर तथा विद्युत इस्त्रियों के तापन अवयव जो होता है, तापन अवयव मतलब भाई गर्म वाला जो चीज होता है, वो शुद्ध धातु के ना बना करके किसी मिश्र धातु के बनाते हैं, क्योंकि मिश्र धातु का गलनांक शुद्ध धातु की अपेक्षा काफी ज्यादा होता है, जिसके कारण यह गर्म होने पर भी जल्दी नहीं पिघलता है। क्यों, क्योंकि मिश्र धातु गलनांक अधिक होगा, जल्दी गलेगा नहीं। जिसका गलनांक उच्च होता है वो ज्यादा टेम्परेचर में गलता है, तुरंत नहीं गल जाएगा, समझ रहे हो। जिसमें ताकत ज्यादा वो ज्यादा लड़ सकता है ना, इसी प्रकार जिसमें गलनांक ज्यादा है वो जल्दी गलेगा नहीं। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, देखिए, 3 पर्यावरण हितैषी अभ्यास लिखिए। पर्यावरण हितैषी मतलब पर्यावरण के पक्ष में ऐसा 3 अभ्यास कौन सा है। क्या आप लोग में से किसी का भी एक में से एक भी अभ्यास है तो कमेंट करके जरूर बोलना। तो सबसे पहला पर्यावरण हितैषी अभ्यास क्या है कि प्लास्टिक के थैले का स्थान पर कपड़े के थैले का इस्तेमाल करना। जब भी आप लोग बाजार जाओगे, हटिया करने, सब्जी वब्जी खरीदने, ठीक कुछ भी खरीदने, तो हाथ में भाई एक झोला लेके जाना, ताकि दुकानदार से प्लास्टिक का डिमांड ना करो। सबसे पहला बात, ठीक है, कौन कौन करते हो बताना। गाड़ी की अपेक्षा साइकिल का प्रयोग ज्यादा करना, ठीक है, गाड़ी की अपेक्षा ज्यादा साइकिल से चलना। भाई इसका तो हम लोग उतना करते नहीं है, ठीक है, पर इसको कर सकते हो, ज्यादा बेटर है साइकिल से ज्यादा चलना, ठीक है, छोटे मोटे दूरी के लिए। हर जगह कूड़ा कचरा नहीं जमा करना, और हर जगह पे भाई गंदगी मत करना, ठीक है, इससे क्या होता है, आसपास का पर्यावरण प्रदूषित होता है, ठीक है, लोग बीमार हो सकते हैं। तो ये क्या पर्यावरण हितैषी, पर्यावरण के हित में है ये। ओके, ठीक है, तो ये दोस्तों था। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में ये सब आगे क्वेश्चंस भी कराएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बोलिएगा, अपने सारे दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चंस बनेंगे। जिस प्रकार समझा रहा हूं समझ लोगे ना तो क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं, लिख के आओगे, मेरा गारंटी है सब्जेक्टिव में, क्योंकि आपको समझना है,
ठीक है। और ऑब्जेक्टिव के लिए मेरा डेली शाम को 6 बजे लाइव क्लास हो रहा है, उसमें जुड़िए, क्लास कीजिए, अच्छे से नंबर लाइए, ठीक है। पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को भाई पहुंचाइए, ताकि हर एक बच्चे, आपके कारण भी कोई बच्चे पढ़े, आपको दुआएं देंगे, ठीक है। चलो, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी कल ही फिर मैक्सिमम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।